Today we will discuss अधिकारों के बाहर का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। पार्षद सीमा नियम हम पढ़ चुके हैं। कंपनी सिर्फ वही कार्य कर सकती है जो कि कंपनी के सीमा नियम में उल्लिखित है। यदि कोई कंपनी सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य भाग के बाहर यदि कोई कार्य करती है तो वो कार्य अधिकारों के बाहर का सिद्धांत कहलाता है। जैसा कि मैंने अर्थ में लिखा है, अधिकारों के बाहर के कार्य से तात्पर्य उन कार्यों से है जो सीमा नियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के बाहर होते हैं। मीन्स कोई भी कंपनी जो कार्य करेगी वो अपने सीमा नियम के अंतर्गत ही करेगी। यदि कोई कंपनी सीमा नियम के बाहर कार्य करती है तो वो अधिकारों के बाहर कार्य कहलाता है। और देखिए, कोई कंपनी क्या अधिकारों के बाहर कार्य करती है तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ये ऐसे सभी कार्य व्यर्थ माने जाते हैं। मीन्स कोई भी पक्षकार ऐसे सभी कार्यों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं करवा सकता। कंपनी के सदस्य यदि सर्वसम्मति से एक क्या है कुछ प्रस्ताव पास करें तब भी ऐसे अधिकारों के बाहर के कार्यों का पुष्टिकरण संभव नहीं है। मीन्स ऐसे कार्य हमेशा व्यर्थ ही होते हैं। अधिकारों के बाहर का कार्य तो मैंने जब कोई कार्य कंपनी के उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता, मीन्स बल्कि मैंने आपको बताया था जब पार्षद सीमा नियम बनता है तो सबसे पहले कंपनी का नाम वाक्य लिखा होता है। नाम वाक्य के पास बल्कि क्या उद्देश्य खंड लिखा होता है। उद्देश्य खंड में ये लिखा होता है कंपनी किन किन उद्देश्यों के लिए काम करेगी। कंपनी के मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं, कंपनी के सहायक उद्देश्य क्या हो सकते हैं, यह भी लिखा हो सकता है। तो यदि कोई कंपनी कोई ऐसा कार्य करती है जो कंपनी के उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता तो ऐसे कार्य को बल्कि क्या व्यर्थ माना जाता है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण केस है एसबरी रेलवे कैरेज आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम री के। ये जो कंपनी थी एसबरी रेलवे कंपनी, इसको बल्कि क्या कंपनी के डिब्बे बनाने, उनकी मरम्मत करने तथा बल्कि मैकेनिकल कार्य करने तथा बल्कि क्या है सामान्य बल्कि कॉन्ट्रैक्ट के कार्य करने का दायित्व लिखा हुआ था। इस कंपनी ने रीके नाम के व्यक्ति को बोले कि क्या है रेल की पटरी बिछाने का बोले कि क्या है अनुबंध दे दिया। जब उस व्यक्ति ने इस अनुबंध का निष्पादन कर दिया तो कंपनी के ऊपर भुगतान करने के लिए वाद प्रस्तुत किया। कंपनी ने ये कहते हुए भुगतान करने से मना कर दिया कि ये कंपनी के उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए कंपनी इसका भुगतान नहीं करेगी। बाद में ये केस न्यायालय में चला। न्यायालय ने निर्णय दिया कि क्या है ये जब जनरल कॉन्ट्रैक्ट शब्द है ये बल्कि कंपनी के कार्यों के लिए है, रेलवे पटरी बिछाने के लिए नहीं। तो रेलवे पटरी बिछाना कंपनी के उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए कंपनी भुगतान करने के लिए उत्तरदायित्व नहीं। कारण ये भी है कंपनी का पार्षद सीमा नियम एक बल्कि क्या है आधारभूत प्रलेख है और दिस इज द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, यह एक सार्वजनिक प्रलेख है। प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी से अनुबंध कर रहा है उससे ये आशा की जाती है वो बल्कि क्या है कंपनी के से कोई भी अनुबंध करने से पहले इस पार्षद सीमा नियम को अच्छी तरह पढ़ ले, अच्छी तरह सोच ले, अच्छी तरह समझ ले। क्योंकि बल्कि क्या है कंपनी का बल्कि ये बताने का ये दायित्व नहीं है उसका बल्कि पार्षद सीमा नियम उद्देश्य क्या कहता है, क्योंकि दिस इज द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। कोई भी कंपनी बल्कि कोई भी व्यक्ति कंपनी के यहाँ से रजिस्ट्रार के यहाँ से किसी भी कंपनी के पार्षद जो सीमा नियम है उसकी कॉपी प्राप्त कर सकता है। दूसरा मैंने बताया जो कार्यों के श्रेणी में नहीं आते जो कंपनी को उद्देश्य को प्रोत्साहित या सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। देखिए कोई भी कंपनी बोले कि क्या है जो उद्देश्य वाक्य में लिखे हुए हैं उन्हीं कार्य को करेगी, लेकिन कोई ऐसा कार्य है जिससे बोले कि क्या है कंपनी के उद्देश्यों को प्रोत्साहन मिलता है या क्या है
जो कंपनी के उद्देश्यों में सहायता पहुंचाते हैं तथा कंपनी के लाभ के लिए हों। जैसे बोले क्या है, एक कंपनी ने बोले क्या है भूखंड पर मकान बनाने तथा बोले क्या है भूखंड खरीदने, मकान बनाने आदि का उद्देश्य वाक्य में उल्लेख था। कंपनी को मकान बनाते बनाते ये भी जानकारी मिल गई आखिर भूखंडों के लिए फाइनेंस कहाँ से प्राप्त किया जाए। कंपनी को जब ये बोले कि एक्सपर्टाइजेशन हो गया तो कंपनी ने बोले क्या है एक विजय नाम के व्यक्ति से अनुबंध किया, हम आपको बोले फाइनेंशियल एडवाइस प्रदान करेंगे। उसके बाद बोले क्या उस व्यक्ति ने 2 लाख रुपए के लिए कॉन्ट्रैक्ट था। उस व्यक्ति ने ये कहते हुए भुगतान करने से मना कर दिया, ये कंपनी के उद्देश्य वाक्य में नहीं आता। न्यायालय ने निर्णय दिया लेकिन ये कंपनी के उद्देश्यों की सहायता प्राप्ति के लिए आवश्यक है तथा कंपनी के लाभ के लिए है, इसलिए विजय आपको भुगतान करने का उत्तरदायित्व बनता है। कंपनी को उद्देश्य को पूरा करना संभव हो जाने के उपरांत कार्य करना। देखिए मैंने आपको पहले भी क्या बता चुका, अगले की कंपनी वही कार्य करेगी जो कंपनी के उद्देश्य वाक्य में लिखा हुआ है। एक मान लीजिए कंपनी ने बोले क्या है, ये बोले क्या है अपने बोले क्या है पार्सल सीमा नियम में लिखा कंपनी खजूर से कॉफी बनाएगी तथा बोले जर्मनी सरकार से बोले उसका पेटेंट प्राप्त करेगी। और बोले कंपनी ने जर्मनी सरकार को बोले क्या पेटेंट एप्लीकेशन के लिए आवेदन किया, लेकिन जर्मनी सरकार ने इसके लिए मना कर दिया। तो जर्मनी सरकार के द्वारा मना करने के उपरांत कंपनी ने स्वीडन सरकार से अनुरोध किया, वो बोले क्या है खजूर से बोले क्या है कॉफी तैयार करेगी। स्वीडन सरकार ने इनके पेटेंट को परमिशन दे दी। फिर बोले क्या है एक सदस्य ने न्यायालय में बोले कि ये एप्लीकेशन लगाई और बोले कि कंपनी ने अपने उद्देश्य वाक्य में लिखा है कंपनी जर्मन सरकार से पेटेंट प्राप्त करेगी, और कंपनी ने जर्मन सरकार से पेटेंट ने प्राप्त करके स्वीडन सरकार से पेटेंट प्राप्त किया, इसलिए कंपनी ने अपने अधिकारों के बाहर कार्य किया है, इसलिए क्यों न कंपनी को समाप्त किया जाए। न्यायालय ने भी बोले क्या है उस सदस्य की बात का समर्थन किया तथा ये लिखा बोले जब आपके उद्देश्य वाक्य में लिखा हुआ है लेकिन जर्मन सरकार से पेटेंट प्राप्त करने के बाद भी आप उत्पादन करेंगे, और जबकि आपने पेटेंट स्वीडन से प्राप्त किया है इसलिए आपका उद्देश्य के बाहर का कार्य है, इसलिए कंपनी को समाप्त किया जाता है। तो इसलिए लिखी क्या है, तो कंपनी में लिखी क्या है, कोई भी कंपनी में लिखी क्या है अपने सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य के अंतर्गत ही लिखी क्या है, अंतर्गत जो सीमा नियम का जो उद्देश्य वाक्य है उसके बाहर कार्य नहीं कर सकती। हाँ ऐसा भी हो सकता है कोई कार्य हो लेकिन क्या सीमा नियम के तो उद्देश्य के अंतर्गत हो लेकिन अंतर नियम के बाहर हो। मीन्स मान लीजिए बोले कि क्या है कंपनी को बोले कि अपने लेकिन सदस्यों से विशेष प्रस्ताव के द्वारा बोले कि परिवर्तन सहमति लेनी है, जैसे कंपनी का अधिकार पूंजी में परिवर्तन करना हो तो बोले कि क्या है जो अपने जो सदस्य हैं उसका बोले कि 3/4 का समर्थन होना चाहिए। वो कंपनी ने बोले कि समर्थन नहीं लिया तो अंतर नियमों में तो परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन सीमा नियमों में किसी भी रूप में परिवर्तन संभव नहीं है। यदि कोई कंपनी सीमा नियम के बाहर कार्य करती है तो वो कार्य अनाधिकृत होगा तथा व्यर्थ होगा। कंपनी के सदस्य चाहें तो बोले कि क्या बैक डेट से भी उसका पुष्टिकरण संभव नहीं है। अब सवाल ये होता है अधिकारों के बाहर का कार्य का प्रभाव क्या होता है। मीन्स कोई कंपनी अनजाने में अधिकारों के बाहर कार्य कर लेती है तो ऐसी स्थिति में अधिकारों के बाहर का कार्य का प्रभाव क्या होगा। देखिए सबसे पहले भी तो मैंने बताया अनाधिकृत कार्यों का व्यर्थ एवं प्रभावहीन होना। लेकिन क्या है मैंने बताया लेकिन क्या है ये जो अनाधिकृत कार्य होते हैं ये बोले क्या है अधिकारों के जो बाहर जो अनाधिकृत कार्य होते हैं ये बोले कि व्यर्थ होते हैं। व्यर्थ का अर्थ यह है अब कोई भी कंपनी अधिकारों के बाहर कार्य नहीं कर सकती। अधिकारों के बाहर यदि कार्य करती है तो वो कार्य व्यर्थ माने जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता चुका कि यदि सभी सदस्य उसका यदि समर्थन करें और उसको रेक्टिफाई भी कर दें तब भी वो कार्य व्यर्थ रहेगा। मीन्स अनाधिकृत कार्य
व्यर्थ एवं प्रभावी होंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने जो अनधिकृत कार्य किया हो उसमें कुछ कार्य वैध हो, कुछ कार्य अवैध हो। यदि उन कार्यों को अलग अलग करना संभव है, मीन्स उसका पार्टीशन करना संभव है, तो वैध कार्य तो बोले कि क्या है, इंप्लीमेंट हो जाएंगे और अवैध कार्य इंप्लीमेंट नहीं होंगे। यदि कार्य ऐसा है जिसका पार्टीशन करना संभव नहीं है तो संपूर्ण कार्य क्या होंगे, व्यर्थ होंगे। मैंने आपको दूसरा बताया, अनुसमर्थन संभव नहीं, मीन्स कंपनी के सभी सदस्य चाहें, कंपनी का यदि संचालक मंडल भी चाहे, तब भी ऐसे कार्यों का रेक्टिफिकेशन करना संभव नहीं है। मीन्स बोले कि क्या है, आपने कार्य पहले कर दिया और बाद में उसका रेक्टिफिकेशन करते हो तो वो रेक्टिफिकेशन प्रभावहीन माना जाता है। निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा का अर्थ है यदि बोले कि कंपनी ने कोई पार्षद सीमानी के बाहर यदि कोई कार्य किया है तो कोई भी सदस्य उसको पर बोले कि आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं स्टे, अर्थात उस कार्य को रुकवाने की न्यायालय में प्रार्थना कर सकता है और न्यायालय उसको पर स्टे दे देगा, मीन्स निषेधाज्ञा लगा देगा कि अब इस कार्य को करना संभव नहीं है। मैंने आपको बताया कंपनी का कोई दायित्व नहीं, मैंने आपको बताया कंपनी अलग होती है, कंपनी के सदस्य अलग होते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच हैव लीगल एंटिटी। कंपनी एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। तो इसलिए कंपनी के बोले कि जो सदस्य हैं उनका बोले कि यदि कंपनी के सदस्य ये प्रार्थना करते हैं ये प्रकार अनधिकृत कार्य है तो कंपनी का उसके प्रति कोई दायित्व नहीं। संचालकों का कंपनी के, हाँ, यदि संचालकों ने, अब सवाल यह है वो कार्य किसने किया है, यदि वो कार्य संचालकों के द्वारा हुआ है और बोले कि क्या उसमें संचालकों की गलती है तो ऐसे अनधिकृत कार्यों के लिए संचालकों का क्या है, व्यक्तिगत दायित्व होगा। कंपनी का किस कोई प्रति, मीन्स ऐसे कार्यों से दूसरे पक्षकार को यदि कोई हानि होती है तो उसका दायित्व किसका है, संचालकों का है। प्राधिकार आश्वासन भंग, देखिए ब्रीच ऑफ वारंटी ऑथोरिटी, कोई भी सदस्य जब कंपनी से व्यवहार करता है तो ये माना जाता है कि संचालकों को इस काम को करने का बोले कि क्या है, अधिकार है। मीन्स बोले कि मैंने आपको बताया संचालक कंपनी के एजेंट होते हैं जो कंपनी के बिहाफ पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जब बोले कि कंपनी का से व्यवहार करता है तो वो मान के चलता है और बोले कि संचालकों को इस कार्य को करने का अधिकार है। और संचालक अधिकार न होते भी या भूलवश या गलती से ऐसा कोई कार्य कर बैठते हैं जो कंपनी के उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता तो ऐसा कार्य भी व्यर्थ माना जाता है और बोले ऐसे कार्य को आप वैधानिक रूप से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया ऐसे कार्यों के लिए संचालकों का व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होगा। माल तथा सेवाओं, मान लीजिए कंपनी ने बोले कि क्या है, मान लीजिए कोई कंपनी बोले कि कपड़े का व्यापार करती है और उसने बोले कि क्या है, प्लास्टिक खरीद लिया, तो ऐसी स्थिति में बोले कि क्या है, मीन्स जब ये कंपनी के उद्देश्य वाक्य में आता ही नहीं, मीन्स कंपनी का जो उद्देश्य वाक्य कहता है कंपनी सूत से कपड़े बनाएगी, कंपनी प्लास्टिक के कपड़े नहीं बना सकती। तो इसलिए बोले क्या कपड़ा जो खरीदा है प्लास्टिक से जो कपड़ा बनाया जाएगा उसके लिए कंपनी को उद्देश्य वाक्य में लिखा। लेकिन यदि कोई ऐसी और माल तथा सेवाओं का कंपनी ने परचेज कर लिया है तो कंपनी उसके भुगतान के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं है। मैंने बताया अधिकारों के बाहर कोई कंपनी ने संपत्ति प्राप्त कर ली है तो संपत्ति को कंपनी रख सकती है क्योंकि संपत्ति कंपनी के पैसों से खरीदी है। तो इसलिए अधिकारों के बाहर कोई यदि कंपनी ने कोई संपत्ति खरीदी है तो उस संपत्ति पर पूरा अधिकार है। उधार लिया गया धन वसूल नहीं जा सकता, मीन्स कंपनी में अधिकारों के बाहर कोई धन दे दिया है तो आप उसको वसूल नहीं कर सकते। दुष्कर्म के लिए मैंने आपको बताया अधिकारों के बाहर के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ कोई